हेलो एंड वेलकम बैक माय लवली स्टूडेंट्स। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने छोड़ दिया था या जहाँ पर हमने ख़त्म किया था उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों पहले आप वो देखो और उसके बाद आप इस वीडियो पे आओ, क्योंकि ये इसी का कंटिन्यूएशन है। तो पहले आपको जो 4th नंबर की जो स्टैटिस्टिक्स की वीडियो है वो समझनी ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे जो हमने लास्ट में हम जो मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा जो हम कर रहे थे उसमें हमने जो लास्ट जो मेथड पढ़ा था उसमें हमने एक मेल्ड क्वेश्चनर था और एक दूसरा था कि क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ठीक है, तो हमने वो वहाँ पर अपना जो टॉपिक था वो ख़त्म किया था, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि क्वेश्चनर के जो बनाने के जो क्वालिटीज़ हैं। अब आपका ये क्वेश्चन क्या है, दो तरीके से आ सकता है, या तो आएगा कि क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनर क्या होते हैं या आएगा कि कंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चनर का वो कैसे होना चाहिए। दोनों में ही आपको एक ही आंसर लिखना है जो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी होता है। ठीक है, तो क्वालिटीज या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर। तो सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें पॉइंट, कवरिंग लेटर। किसी भी क्वेश्चनर की गुड क्वालिटी या जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला हमारा फर्स्ट रहता है कि कवरिंग लेटर हम उसका बहुत अच्छा बनाएं। जैसे कि हमने बात करी थी कि हमने मेल्ड क्वेश्चनर में बेसिकली हमने बात करी थी, तो जब हम मेल करेंगे तो जो क्वेश्चनर होगा वो तो हमारा अटैचमेंट में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो उसमें कवरिंग लेटर है वो हम डालेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर होना चाहिए। हम सिर्फ अपना नाम, कंपनी का नाम ऐसे लिख के और सिर्फ उसमें क्वेश्चनर अटैच कर दे तो कोई भी उसको नहीं ओपन करेगा कभी भी, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं है। आप उसमें बताओगे कि हम कौन हैं, हम यहाँ पर आपसे हम क्या रिक्वेस्ट करने आए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो डिटेल होती है वो आप उसमें कवरिंग लेटर में लिखते हो। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चनर को हम देने से पहले एक कवरिंग लेटर प्रिपेयर करते हैं। अब कोई इन्यूमरेटर जाता है तो वो तो डायरेक्टली बता देगा, वहाँ पे वो वर्बली कम्युनिकेट कर सकता है कि बेसिकली हम कौन सी कंपनी से आए हैं यहाँ पर, ये वो भी एक तरीके से कवरिंग स्पीच हो जाएगा। वो यहाँ पर जब मेल करेंगे तो वो एक कवरिंग लेटर कहलाएगा। देन सेकंड है हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लेस एज पॉसिबल। ठीक है, यानी कि हम जो क्वेश्चंस उसमें डालेंगे क्वेश्चनर में वो कम से कम होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने भैया बना दिया 50 से 70 नंबर के क्वेश्चंस उसमें बना दिए तो वो कभी कोई फिल नहीं करेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के आपके 50 से 70 क्वेश्चन का क्वेश्चनर सॉल्व करे। मैक्सिमम 10 या उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 15 क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। 15 भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई भी फिलअप करेगा तो 15 तो मतलब बहुत एक्सट्रीम हो गया। मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस आपके एक गुड क्वेश्चनर को कहा जाता है। ठीक है, जिसमें एक ऑप्टिमम आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो कम से कम क्वेश्चंस आपको इंक्लूड करने चाहिए एक क्वेश्चनर में। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि उसमें ज़्यादातर आप जो क्वेश्चंस डालोगे वो MCQs होने चाहिए। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट होने चाहिए। उसमें आप डिस्क्रिप्टिव वहाँ पे कोशिश करो कि डिस्क्रिप्टिव आपके आंसर्स ना हो। ठीक है, और ऐसे कोई क्वेश्चन ना डालो कि भैया उसमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत हो कि बैठ के साइड में वो कैलकुलेटर लेके बैठा है जो आंसर कर रहा है, कोई कभी नहीं फिल करेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप येस नो या 4 ऑप्शंस दे दिए उसमें से कुछ चूज़ करना हो, इस तरीके का क्वेश्चंस रहने चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं डालोगे जिसमें कि जो सामने वाला जो आंसर कर रहा है उसको वो आंसर देने में झिझके या फिर हो सकता है उसको वो अवॉइड करे आंसर देना, उसका वो आंसर दे ही नहीं। तो क्या फ़ायदा, आपने 10 क्वेश्चन दिए उसमें से 9 के ही आंसर आपके पास आए तो आपका वो जो सर्वे है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो उनकी अरेंजमेंट है, जो नंबरिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, कि ये नहीं है कि पूरा आपका सारा जो आपका क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया, लास्ट में जाके आप उससे उसका नाम, एड्रेस या उसके बारे में पूछ रहे हो। ठीक है, तो लॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए कि आपने पहले तो कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया और फिर बाद में आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, आप शुरुआत करोगे फ्रॉम ज़ीरो, देन आप धीरे धीरे करके अरेंज्ड जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,
देन उसके बाद आप लिखो कि क्वेश्चनर शुड बी अट्रैक्टिव। क्वेश्चनर हमेशा बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि हाँ जिसने ये प्रिपेयर किया है भाई वो कोई ज़ोरदार बंदा होगा या ज़ोरदार कंपनी होगी, तो इसको तो मैं फिल करूँगा। अट्रैक्टिव होगा तभी तो वो उसको भरने की उसको इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो हमने पढ़ाई था कि क्वेश्चनर में एक लैक ऑफ इंटरेस्ट वाला एक डिमेरिट ज़रूर रहता है, इसलिए उसको अट्रैक्टिव बनाओ कि जो क्वेश्चंस बेसिकली होते हैं ना वो अट्रैक्टिव बनाते हैं किसी भी क्वेश्चनर को, जो उसमें क्वेश्चंस इस तरीके से डाले जाने चाहिए कि जो बंदा भर रहा है उसको मज़ा आए उसको वो करने में, ठीक है। तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। देन प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए कि भैया आपको ब्लू से ये वाला भरना है, रेड से आपको ये वाला भरना है, या फिर अगर आप पूरा क्वेश्चनर भरोगे तो सिर्फ ब्लू पेन से ही भरोगे या ब्लैक पेन से ही भरोगे, आपको टिक लगाना है या आपको जो सर्कल्स दिए उनको कलर आप फुलफिल करना है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप उसमें ज़रूर बताओगे। देन लास्ट है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंक्वायरी, यानी कि आप उसमें ये भी बताओगे, जो कवरिंग लेटर है उसमें आप ये इंक्लूड करोगे कि आप ये जो भरवा रहे हो क्वेश्चनर उसके पीछे पर्पस क्या है, आप क्या जानना चाह रहे हो, या फिर इसमें कौन सी कंपनी है। बेसिकली यही कि आप इसमें इंक्वायरी का रीज़न उसमें ज़रूर बताओगे, क्योंकि आपको ऐसी कोई भेज देगा आप बोलोगे क्या फालतू चीज़ें हैं, उसमें बताओ कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस क्वेश्चनर की हम क्यों भरवा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ठीक है। जब बंदे को लगेगा कि हाँ भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, इसमें तो मुझे ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक है पॉलिटिशियन पार्टीज़ का, बेसिकली कि कौन सी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत जल्दी भरने में बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से होना चाहिए कि आपको इन्फॉर्मेशन उसमें बतानी है कि हम ये क्यों करवा रहे हैं सर्वे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके कुछ मैंने 8 पॉइंट, आई गेस 8 ही हैं ये, हाँ 8 पॉइंट मैंने लिखवा दिए हैं। इसमें से आप याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, 8 के 8, नहीं तो मिनिमम 6 तो आप याद ज़रूर करेंगे, 6 तो आप ज़रूर समझ के आप लिख के आएंगे। बहुत ही ईजी है, सच इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सब बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सेंस वाले इसमें पॉइंट्स है। इसमें ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है ना, सब रिलेटिव ही है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा तो हमने बहुत पढ़ लिया, ठीक है। थोड़ी सी इज्जत सेकेंडरी डेटा को भी दे देते हैं। तो सेकेंडरी डेटा में क्या क्या तरीके होते हैं हमने पहले ही देख लिया था कि सेकेंडरी डेटा के पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड होते हैं। तो बेसिकली ये पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड कौन से सोर्सेज रहेंगे। पब्लिश्ड यानी कि जो कि ऑलरेडी प्रिंटेड पेपर्स में है और वो अवेलेबल है नॉर्मल पब्लिक के लिए, ठीक है। तो वो वाले हम प्रिंटेड जो सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज जो हैं वो कहते हैं। तो उसमें आ जाएगा आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, देन इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जो कि हो गए आपके WHO है, वो आपके इंटरनेशनल जो भी WHO की जो हेल्थ रिपोर्ट, जो भी उसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होती हैं वो नॉर्मल सब पब्लिक के लिए वो शोकेस है, वो कोई भी जाके देख सकता है। देन जर्नल्स एंड मैगजीन्स हम सब जानते हैं। देन लास्ट इज ट्रेड एसोसिएशंस। ट्रेड एसोसिएशंस मतलब कि जो इंडिया में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बेसिकली कर रहे हैं, तो वो जो उनकी जो एक एसोसिएशन होती है वो कुछ ऑन पेपर्स कोई भी आर्टिकल वगैरह निकालते हैं अपने जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, अपनी वर्किंग से रिलेटेड, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है। उनके जो अगर कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो वाली सारी चीज़ें जो चाहे वो न्यूज़पेपर्स में या उनके खुद के किसी एसोसिएशन में छपी हो तो वो भी नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। अब ये नॉन पब्लिश्ड वो होते हैं जो कि सबको अवेलेबल वो नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो वो हो गए आपके सेंसस ऑफ इंडिया, एंड देन देयर इज NSSO, दैट इज नेशनल सर्विस ऑफिस, ठीक है। तो ये आपके 2 नॉन पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चंस, बट आपको ठीक है पता होना चाहिए। अच्छा है पब्लिश्ड और नॉन पब्लिश्ड आपको मालूम होना चाहिए, यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन आ जाए, तो आपको प्रिपेयर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अब बच्चों हम देखेंगे कि व्हाट आर द टूल्स या फिर टेक्निक्स, ठीक है। टेक्निक्स और टूल्स कौन से हो जाएंगे, जैसे कि हमने ये प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा के हमने मेथड्स तो जान लिए, लेकिन उनमें भी कोई टेक्निक्स और टूल्स लगेंगे, तो वो क्या होंगे वो हम समझते हैं। पहले है सेंसस सर्वे, देन सेकेंड इज सैम्पल सर्वे, ठीक है। अब इनके बीच में मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया, इससे क्या होगा, डिफरेंस भी आप समझ लेंगे और आपका मीनिंग भी जो इसमें बेसिकली जो इसकी थ्योरी है आपकी वो भी आपको समझ में आ जाएगी, प्लस
आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स आते हैं अगर आपको लिखने के लिए, अगर आपका सिर्फ सेंसस सर्वे आ जाता है फॉर एग्जांपल, तो अगर आप उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी लिखते हैं तो वही सारे जो बेसिस के आप बेसिस वाले ही हैं तो उन्हीं को आप वही सारे पॉइंट्स को आप मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी जाके डाल सकते हैं। तो बेसिकली इस एक टेबल से आपके करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे और आपको अलग अलग जाके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है सेंसस और सर्वे का, सॉरी सेंसस और सैंपल का। ठीक है, सेंसस में क्या होता है, इसका मीनिंग कि डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेके चलते हैं कि स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स का कुछ इवेंट किया जा रहा है और उसमें हमें ये देखना है कि भाई कौन सा बच्चा जो है वो रेसिंग में अच्छा है। ठीक है, कौन सी क्लास का बच्चा जो है वो रेसिंग में अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5th का हमने एक ए सेक्शन उठाया, वहाँ से हमने हर एक, अगर सपोज 30 बच्चे हैं तो हमने 30 बच्चों को बोला भाग के दिखाओ। ठीक है, तो हमने उसमें क्या है, सारे जितने भी बच्चे हैं उन सब को उसमें इन्वॉल्व किया है, तो वो हो जाएगा सेंसस सर्वे। ठीक है, उसी जगह सैंपल सर्वे क्या होगा, व्हेन ओनली सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स ऑफ ए पॉपुलेशन आर सिलेक्टेड, यानी कि हमने 30 के 30 ना लेके उसमें से 10 या 15 बच्चे अपने हिसाब से हमने उठाए और उनको बोला भाग के दिखाओ। उसी से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ भाई ये 15 बच्चे अगर इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी के जो 15 बच्चे हैं वो भी लगभग इसके आसपास ही होंगे। ठीक है, तो हमने सबको नहीं लेके सिर्फ कुछ उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव थे हमने उन्हीं से वो जो डेटा था वो कलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहला डिफरेंस और इनका मीनिंग। अच्छा, सेकंड है कवरेज। अब हम मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने आप ही बताते चलोगे ये। ठीक है, तो यहाँ पर सेंसस वाले में क्या है, एक्सटेंसिव कवरेज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सारे बच्चों को जितने भी थे हमने सबको लिया है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कवरेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमने अच्छी तरीके से एक एक बच्चे को हमने लेके यहाँ पे कवर अप किया है। यहाँ पे लिमिटेड कवरेज होगा क्योंकि हमने कुछ ही बच्चों को वहाँ पे लिया था, 10 बच्चों को, 15 बच्चों को लिया था, तो वहाँ पे जो कवरेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, देन हमारा है इकोनॉमी। ऑब्वियस है, समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा कॉस्टली है। जो सेंसस वाला है वो कॉस्टली है क्योंकि हमने एक एक को उठा के हमने बुलाया, क्वेश्चंस उससे पूछे, या हम उसके पास गए तो हमने उसके पास जाके हमने वो क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, हमने एक एक के घर में विजिट किया, हमने क्वेश्चंस पूछे, तो ऑब्वियसली कॉस्टली सेंसस सर्वे वाला ही होगा। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग तो हो गई, हम हर एक के पास पर्टिकुलरली जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग तो होना ही है। ठीक है, उसी जगह सैम्पल सर्वे क्या हो जाएगा, दैट इज़ इकोनॉमिकल, यानी कि वो सस्ता है क्योंकि हम उसमें से सारे 30 बच्चों को नहीं लेके, तो ये इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, देन वहाँ पर आएगा, हाँ ऑब्वियस है, जो 30 बच्चों में जितना हमें टाइम लग रहा होगा उतना ही हमें 10 बच्चों में या 15 बच्चों में कम टाइम लगेगा, तो ये लेस टाइम टेकिंग हो जाएगा। देन है हमारा सूटेबिलिटी। तो सेंसस वाला जो सर्वे होता है वो कहाँ पे सूट होगा, जहाँ पर जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो स्मॉल है। 30 बच्चे हैं तब तक तो ठीक है, अगर इसी जगह 30 से ये 100 हो जाएंगे तब तक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो ये सेंसस सर्वे तो हम कर ही नहीं सकते वहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एरिया जो है वो स्मॉल है वहाँ पर हम सेंसस वाला अप्लाई कर सकते हैं, और जहाँ पर हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज वहाँ पर हम सैम्पल सर्वे जो है वो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वो सूटेबल वहाँ के लिए रहेगा। अब आज की वीडियो का लास्ट जो पॉइंट्स हैं वो हो जाएंगे, सबसे पहला रिलायबिलिटी, कि रिलायबल कौन सा वाला ज़्यादा मेथड जो टूल है वो कौन सा वाला रहेगा। तो वो सेंसस सर्वे है, वो हाईली रिलायबल है क्योंकि हमने वहाँ पर हर एक को 30 के 30 स्टूडेंट्स को हमने दौड़ा के देखा है, तो वो बिल्कुल रिलायबल होगा, उसमें कुछ भी गलती होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन लेस रिलायबल हमारा सैम्पल सर्वे है क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमने जो 10 लोग या 15 लोग हमने चूज़ करे वो सही थे, हमने तो जस्ट रैंडमली उठा लिए थे, तो क्या वो सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने वो सारा जो सेक्शन है उसको, दैट इज़ नॉट फॉर श्योर। ठीक है, तो वो लेस रिलायबल हो जाएगा। देन नेचर ऑफ आइटम्स। नेचर ऑफ आइटम्स, यहाँ पर आइटम्स हम किनको बोल रहे हैं, यानी कि जो बच्चे हैं ना वो यहाँ पर आइटम्स हैं, यानी कि जिनसे हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना वो आइटम्स हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ आइटम्स क्या रहेगा, सेंसस सर्वे में जो नेचर ऑफ आइटम्स है वो हिट्रोजीनियस होना चाहिए, यानी कि जो 30 के 30 बच्चे हैं ना वो आपस में एक दूसरे से अलग होना चाहिए, तब तो वो फ़ायदा है।
ठीक है, कि हाँ हमने 30 बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, इसीलिए हमें फ़ायदा था कि हमने 30 से अलग अलग तरीके से पूछा, अलग अलग तरीके से उनको भगा के देखा, तो हमें समझ में आया। ठीक है, तो वहाँ पर तो ये सेंसस वाला हमारा सर्वे जो है वो सही भी है और कारगर भी वो साबित होगा। लेकिन जहाँ पर अगर हिट्रोजीनियस है और हम सैंपल सर्वे कर रहे हैं तो वहाँ पे तो मुश्किल हो जाएगी ना, क्योंकि 30 बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो हम किसी 15 बच्चों को या 10 बच्चों को उठा के अगर सर्वे करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, तो वो तो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो वो सैंपल सर्वे कहाँ पर आएगा काम, जहाँ पर होमोजीनियस बच्चे होते हैं, कि हाँ भैया कि यहाँ जो 30 के 30 बच्चे हैं वो एक जैसा ही उनका पेस है, एक जैसी ही उनकी स्पीड है। तो हमें अगर हम 10 बच्चों को भी उठाते हैं तो हमें बाकी के जो बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, उनका समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पर जो सैंपल सर्वे है वो हम होमोजीनियस जो आइटम्स होते हैं, यानी कि बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन एक्यूरेसी ये हाईली एक्यूरेट है, ऑब्वियस है, जब हाईली रिलायबल है तो हाईली एक्यूरेट भी होगा, ये लेस रिलायबल है तो लेस एक्यूरेट भी होगा, क्योंकि हमने एक एक को उठा के हमने भगाया है, तो एक्यूरेसी लेवल तो होगा ही होगा, हमें पता चलेगा ही चलेगा कि हाँ ये 30 के 30 बच्चों में से कौन सा जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है। लेस एक्यूरेसी होगा क्योंकि हमने कुछ ही बच्चों को उठाया, तो हमें मालूम नहीं है कि वेदर दे आर प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर्स, या वो जो 10 बच्चे हमने उठाए वो सारे जितने भी 30 बच्चे उनके लिए वो अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव वो साबित हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर 3 भी हम ख़त्म करें और फिर फटाफट से न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा स्टार्ट हो पाए। तो बच्चों आज की वीडियो अगर अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर आपका कोई डाउट हो तो सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा रही हूँ तो क्या ये मेथड आपको अच्छा लग रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और आई होप आप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों का भी ध्यान ज़रूर रख रहे होंगे, और मेरी वीडियो में और मेरे चैनल के संग ऐसे ही अपना साथ बना के रखें। थैंक यू।